मूवी की शुरुआत में हम किया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक वीरान पड़ी बिल्डिंग में कुछ पैसे लेने के लिए आई होती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो बिल्डिंग एकदम खाली है और अंदर से काफी डरावनी भी है, मगर किया को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपने फोन पर बात करने में बिजी होती है। तभी उसको कॉल्टन का कॉल आता है जो उसको वहाँ पर रखे पैसों की लोकेशन बताता है, जिसके बाद किया वहाँ पर चली जाती है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई हो, मगर आसपास देखने पर उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जिसके बाद किया जैसे ही वहाँ पर रखे पैसों के एनवेलप को उठाती है, पीछे से कोई उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं एक मास्क्ड मैन को, जिसका मास्क किसी एलियन मास्क के जैसा लग रहा था। वो किया को बहुत बुरी तरह से मारता है और आखिरी में उसका सर अपने पैर से कुचल देता है। ये एलियन मास्क वाला आदमी आखिर इतनी बेरहमी से लोगों को क्यों मार रहा है? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है या फिर छुपी कोई साजिश? और उस आदमी ने इस तरह का मास्क क्यों लगाया हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी में आगे मिलेंगे। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जेक और पियर्स को, जो कि बचपन से बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जेक काफी डरपोक होता है और तभी मूवी में एक भयानक सीन आने वाला होता है, जिसका फायदा उठाते हुए पियर्स उसको डराती है। जिधर आगे अब हम देखते हैं कि पियर्स के फोन पर बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिस पर जैक उससे इसका रीजन पूछता है। तब पियर्स बताती है कि वो सारे मैसेजेस उसका बॉयफ्रेंड कर रहा है, जो काफी टॉक्सिक है। वो चाहता है कि पियर्स हमेशा उसके साथ रहे और हर वक्त उससे बात करे, मगर पियर्स का कहना होता है कि वो अभी 21 की है और उसके अकॉर्डिंग एक असली रिलेशनशिप हर वक्त साथ रहने और एक दूसरे के साथ सोना नहीं होता। ये सुनकर जेक पूछता है कि हमारी फ्रेंडशिप भी तो कुछ ऐसी ही है, तो क्या ये भी रियल नहीं है? जेक असल में पियर्स को काफी पसंद करता है, मगर पियर्स के साथ कहीं उसकी दोस्ती खराब ना हो जाए, इस डर से उसने कभी भी पियर्स को कुछ कहा नहीं था। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। पियर्स जेक को गेट खोलने के लिए कहती है और जेक जैसे ही दरवाजा खोलता है, अचानक से उसके सामने दो लोग आ जाते हैं। अब क्योंकि वो रात का समय था और वो अभी एक हॉरर मूवी देख रहा था, इस वजह से जेक इससे बेहद डर जाता है। तभी वहाँ पर पियर्स आ जाती है और हमको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पियर्स की बड़ी बहन इवी और उसका बॉयफ्रेंड ब्रेकन होते हैं। इवी 3 साल के एक लंबे समय बाद पियर्स से मिलने आई थी, इसी वजह से पियर्स उसे देखकर बेहद खुश होती है। दोनों बहनें बात करने के लिए अंदर जाती हैं और जैक भी ब्रेकन से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि जैक पहली बार उससे मिल रहा था। अचानक अंदर से इवी और पियर्स की खुशी से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर जैक और ब्रेकन भी वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि इवी पियर्स के लिए एक गिफ्ट लाई थी, जो कि एक टिकट था कैटाक्लिज्म का। कैटाक्लिज्म का नाम सुनकर जैक एक बार फिर से काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो एक क्लब था जहाँ बहुत से गलत काम होते थे, मगर वहाँ का डीजे, जो कि ड्रीम कैचर नाम से फेमस था, वो लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर था। स्पेशली लड़कियां तो उसके पीछे पागल थी और यही वजह थी कि पियर्स का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मगर जैक को ड्रग्स और इस तरह की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहता था। जैक वहाँ ना जाने के लिए बहुत से बहाने बनाने की कोशिश करता है, मगर पियर्स के आगे उसकी एक नहीं चलती और वो जाने के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देख पाते हैं हंटर को, जो पियर्स को मैसेज कर रहा होता है। हंटर असल में पियर्स का बॉयफ्रेंड था, जिसके टेक्स्ट पियर्स को पहले भी आ रहे थे। तभी राया हंटर को आवाज देती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, मगर कुछ देर में हंटर के फोन पर डीजे का मैसेज आता है और वो उसमें बिजी हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि कैटाक्लिज्म में धुआंधार पार्टी चल रही होती है, जहाँ बहुत से लोग डांस कर रहे होते हैं, कुछ नशे कर रहे होते हैं और कुछ लड़कियां पटाने में लगे होते हैं। कुछ देर बाद पियर्स, इवी, जैक और ब्रेकन वहाँ पर आ जाते हैं। अब पियर्स वहाँ के माहौल को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और सभी को ड्रिंक्स के लिए पूछती है, मगर इवी और ब्रेकन उसके लिए मना कर देते हैं, जिस पर पियर्स को काफी आश्चर्य होता है, क्योंकि बचपन से ही इवी काफी ड्रिंक किया करती थी। जिसके बाद वो जेक को लेकर ड्रिंक करने के लिए चली जाती है और इवी और ब्रेकन उनके वापस आने का वहीं इंतजार करने लगते हैं। वहीं कैटाक्लिज्म की एक कॉमन रूम में हम मिलते हैं डिलन से, जो उस क्लब का डीजे होता है और ड्रीम कैचर भी। तभी डिलन के पास वहाँ काम करने वाला एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि क्या उसको कुछ चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में उसका शो स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर डिलन उस पर गुस्सा करता है, मगर बाद में वो उसे बात करने के लिए अपने रूम में बिठा लेता है।
यहाँ पर हम उनकी बातों से जान पाते हैं कि डिलन को सपनों की दुनिया में बेहद दिलचस्पी होती है और वो आए दिन वो ऐसे लोगों से मिला करता है जो सपनों की दुनिया से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी रखते हैं। वो आदमी डिलन से पूछता है कि क्या वो सच में सपनों पर काबू पा सकता है, जिस पर डिलन बताता है कि सपने एपोट्रोपिक होते हैं, यानी कि सपने हमें बुरी नजर से बचाते हैं। यहाँ डिलन उस आदमी को अपने बारे में एक बड़ा राज बताता है। डिलन बताता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ओजिव्वे थे। हम आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि ओजिव्वे ट्राइब के लोग स्पाइड वेब के जैसे बने ताबीज को रखा करते थे। उनका ऐसा मानना था कि वो लोगों को बुरे और भयानक सपनों से बचाते हैं और इसलिए वो उन ताबीजों को ड्रीम कैचर कहते थे। उनका मानना था कि जब हम सोते हैं तो हमारे आसपास कई सारे अच्छे और बुरे सपने होते हैं जो हम पर असर करते हैं, इसीलिए वो ड्रीम कैचर्स का इस्तेमाल करते थे। अब क्योंकि डिलन भी उसी ट्राइब का एक मेंबर है, इसीलिए उसके रूम में भी एक ड्रीम कैचर था और इसीलिए वो सपनों की दुनिया में दिलचस्पी रखता था। ये सब सुनकर वो आदमी काफी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। आगे कुछ देर वो दोनों डिलन के पीछे शो के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद डिलन उससे पूछता है कि क्या वो फॉस्ट को जानता है, जिस पर वो आदमी मना कर देता है। तब डिलन उसको बताता है कि फॉस्ट वो आदमी था जिसने दुनिया की तमाम ज्ञान और आराम के लिए अपनी आत्मा डेविल को बेच दी थी। डिलन उसको ये भी बताता है कि उसने भी 20 साल की उम्र में ऐसा ही कुछ किया था और इसी वजह से वो आज यहाँ पर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ जो फॉस्ट की कहानी डिलन ने बताई थी वो एक सच्ची घटना है। आगे हम पियर्स और जेक को देखते हैं, जहाँ पियर्स जेक को आंखें बंद करके डांस करने के लिए कहती है और तभी उसको पास में खड़ा एक हैंडसम लड़का दिखाई देता है जो कोई और नहीं बल्कि डिलन ही होता है, जिसकी पियर्स बड़ी फैन होती है और उसको देखते ही वो उसके पास चली जाती है। पियर्स और डिलन कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद डिलन पियर्स को अपना नंबर देता है और पियर्स वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगती है। इधर पियर्स के गायब हो जाने पर जेक उसको ढूंढता है और जब वो नहीं मिलती तो वो वापस ईवी और ब्रेकन के पास आ जाता है, जहाँ कुछ देर बाद पियर्स खुद ही उनको ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। वो डिलन के बारे में उनको बताती है। पियर्स ये भी बताती है कि डिलन ने शो के बाद उसे अपने रूम पर भी इनवाइट किया है। अब क्योंकि जेक पियर्स को पसंद करता है, इसीलिए उसे पियर्स की बातें अच्छी नहीं लगती। वहीं ईवी भी पियर्स को डिलन से दूर रहने के लिए कहती है, जिस वजह से पियर्स की उन सभी लोगों से लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में पियर्स को डिलन का मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो थोड़ी खुश होती है कि तभी वहाँ पर उसे उसका बॉयफ्रेंड हंटर मिलता है। पहले तो पियर्स को लगता है कि हंटर वहाँ पर उसको स्टॉक करते हुए आया है, मगर जब वो देखती है कि हंटर वहाँ पर रे के साथ है तो उसका मूड और भी खराब हो जाता है। हंटर उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो राय के साथ बस सेक्स के लिए है, मगर पियर्स बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पियर्स ईवी के पास आती है, जहाँ ईवी उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करती है, मगर पियर्स उसको बोलती है कि वो अभी डिलन से मिलने जा रही है और 45 मिनट में वापस आ जाएगी। आगे हम देख पाते हैं कि पियर्स डिलन के रूम में जाती है, जहाँ पर कोई नहीं होता। पियर्स रूम के अंदर जाकर कुछ देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर डिलन आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जेक को, जिसका पियर्स के बिना पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता, मगर वो फिर भी उसके वापस आने का इंतजार करता है। इधर डिलन और पियर्स आपस में बातें करते हैं, जहाँ डिलन पियर्स को एक ब्लू टैबलेट देता है जो कि मेस्केलिन होती है। वो पियर्स को बताता है कि ये टैबलेट उसे उसकी बॉडी से कुछ देर के लिए अलग करके उसे इमोशंस की दुनिया में ले जाएगी। अब पियर्स उस टैबलेट को डिलन को खिला देती है और वो दोनों किस करते हैं, जिसके बाद डिलन को तो कुछ नहीं होता, मगर पियर्स धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ उसे जैक, ईवी और ब्रेकन दिखते हैं जो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। वो उसे मारते हैं, जबकि दूसरी ओर पियर्स के बहुत देर तक वापस न आने पर ईवी, ब्रेकन, जैक, हंटर और राय उसको ढूंढने जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डिलन पियर्स को वापस बुलाता है, मगर पियर्स अपने सपने में इतनी ज्यादा गुम गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ईवी और सभी लोगों को पियर्स की चीख सुनाई देती है और उनके वहाँ पर आती पियर्स उनको देखकर अपने गले में चाकू मार लेती है। ये देखकर डिलन और वहाँ आए सभी लोग एकदम से शॉक रह जाते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि उस कमरे में हुई ये पूरी वारदात कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डिलन के सेक्रेटरी जोसेफिन तुली आ जाती है और उन लोगों को पियर्स की मौत का कंपनसेशन ऑफर करती है। वो बताती है कि उस क्लब में सभी जगह कैमरास इंस्टॉल्ड है और अगर वो चाहते हैं कि उनके बारे में कोई भी गलत खबर सोशल मीडिया पर ना जाए तो वो पियर्स की मौत को एक राज रखे। जोसेफिन डिलन को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है। डिलन के जाने के बाद वो उन सभी को कल पैसे लेने के लिए आने का बोलकर वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद सभी लोग वहाँ से अपने घर जाने लगते हैं। तभी जेक गुस्से से चिल्लाने लगता है कि आखिर वो पियर्स की मौत का कंपनसेशन कैसे ले सकता है, क्योंकि उन पैसों से वो वापस तो नहीं आ जाएगी। ये सुनकर राय कहती है कि वो एक लॉयर है और वो पियर्स की मौत का केस जरूर फाइल करेगी। जिसके बाद वो अपना पर्स लेने के लिए वापस अंदर जाती है, मगर जैसे ही वो डिलन के रूम के पास तक पहुंचती है, उसे वहाँ पर एलियन मास्क लगाए हुए एक आदमी दिखता है, जिसको देखकर राय बहुत ज्यादा डर जाती है और आखिर में वो आदमी राय को पकड़कर उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। एक रात में कैटाक्लिज्म में 2 मौतें हो जाती है, जिसका किसी को भी पता नहीं चलता और वहाँ लोग अब भी पार्टी करने में लगे रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जेक और ब्रेकन आपस में बातें करते हैं, जहाँ जेक ब्रेकन को संभालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हम ईवी को देखते हैं, जो अपनी बहन को खो देने से बेहद दुखी होती है। आगे हम देखते हैं कि ईवी और जेक को अजीब अजीब एहसास होने लगते हैं और हमें भी उनके पीछे एक काली परछाई दिखती है जो उन्हें हॉन्ट कर रही होती है, मगर उन लोगों को लगता है कि ये सब उनका भ्रम है, क्योंकि वो अभी भी एक गहरे सदमे से गुजर रहे हैं। जिसके बाद वो खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोसेफिन को, जो डिलन के फ्लैट पर फोन पर किसी से बात कर रही होती है, जहाँ वो पियर्स की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहती है। उधर डिलन बाथरूम में शावर ले रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो बाहर आकर जोसेफिन से उसके बारे में पूछता है, मगर जोसेफिन उसे जाकर आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि कल उनका एक बड़ा शो है। दूसरी ओर हम देखते हैं ईवी को, जिसने मनी मन अपनी बहन की मौत का बदला लेने का प्लान बना लिया होता है। तभी उसे हॉल में से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ईवी और ब्रेकन बाहर चेक करने के लिए जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जेक है, जिसे अपने घर पर नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो वहाँ पर आ गया था। जिसके बाद एक बार फिर वो सभी सोने चले जाते हैं। अगले दिन जोसेफिन से मिलने कॉल्टन आता है। कॉल्टन, जोसेफिन और किया, वो लड़की जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, दोनों के लिए काम करता था, मगर अभी कॉल्टन को ये नहीं पता था कि किया मर चुकी है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जोसेफिन और कॉल्टन मिलके उस क्लब का सारा इलीगल बिजनेस संभालते हैं। तभी कॉल्टन जोसेफिन को एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कॉल्टन छुपकर किया के लिए एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करता है, जिसके बाद वो एक रूम में जाता है, जिसका गेट कोई बाहर से बंद कर देता है। तभी उसे इस रूम की दीवार पर एक रेड एनवेलप मिलता है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस पर खून लगा हुआ था। ये वही एनवेलप है जो किया उस बिल्डिंग में लेने आई थी, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद अचानक वही एलियन मास्क वाला आदमी कॉल्टन पर अटैक कर देता है और उसको भी जान से मार डालता है। दूसरी ओर ईवी, ब्रेकन और जैक कैटाक्लिज्म जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो पैसे लेने के लिए नहीं बल्कि पियर्स की मौत का बदला लेने जा रहे होते हैं। अब सीन पार्टी में जाता है, जहाँ पर हम जोसेफिन को देखते हैं, जो कुछ क्लाइंट से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर राय को ढूंढते हुए हंटर आता है, जिसे राय ने मैसेज करके पार्टी में बुलाया था। अब क्योंकि राय तो पहले ही मर चुकी थी, इसीलिए उसके फोन से वो किलर ही हंटर को मैसेज कर रहा था कि तभी राय हंटर को फिर से मैसेज करके गराज में आने का बोलती है, जहाँ पर वो एलियन मास्क किलर उसका इंतजार कर रहा होता है। हंटर उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर अंत में वो किलर उसको भी मौत के घाट उतार देता है। जब ईवी और सभी लोग पार्टी में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर वो हंटर और राय का इंतजार करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जोसेफिन आती है और उन्हें बताती है कि वो लोग भी अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। कुछ देर बाद ईवी वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ईवी अपने पर्स में एक गन लाई होती है। दूसरी ओर जेक ब्रेकन से कहता है कि उसने आते समय हंटर को क्लब में देखा था, हो सकता है कि वो पैसे लेकर वहाँ से भाग गया हो। जिसके बाद ब्रेकन भी वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी ओर हम ईवी को देखते हैं, जो छुपकर एक कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको ड्रॉर में एक ड्रीम कैचर मिलता है और कुछ ड्राइंग्स भी। तभी ईवी को लगता है कि दरवाजे के उस तरफ कोई है, इसीलिए वो दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। इधर हम जेक को देखते हैं, जो कि ईवी और ब्रेकन का इंतजार कर रहा होता है। जोसेफिन उससे मिलने आती है और कहती है कि पियर्स मरी नहीं है, जिसके बाद वो जेक को उसके साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ ईवी जैसे ही गेट खोलती है, उसके सामने राय की लाश आती है, जिसको देखकर वो बेहद घबरा जाती है कि तभी उसके पीछे से आता है वो एलियन मास्क वाला आदमी, जो ईवी को बुरी तरह से मारने लगता है और बेहोश कर देता है। अब हम ब्रेकन को देखते हैं, जो कि वॉशरूम से बाहर जाकर जेक को ढूंढने लग जाता है। जब जेक उसको पार्टी में कहीं नहीं मिलता, तो उसको क्लब के रूम्स पे ढूंढने लगता है कि तभी वो एलियन मास्क वाला आदमी पीछे से आकर ब्रेकन को भी बहुत बुरी तरह से मार डालता है। इधर हम देखते हैं
जेक को, जिसे जोसेफीन बेहोश करके एक रूम में लाई होती है। जब जेक होश में आता है तो जोसेफीन उसको बताती है कि उस क्लब में एक किलर है जो जेक और उसके दोस्तों को मार रहा है। वो ये भी कहती है कि उसने पियर्स को देखा है, इसलिए वो जेक को बचाने के लिए वहाँ पर लाई है। जिसके बाद वो जेक को किलर को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है। इधर हम ईवी को देखते हैं, जिसको होश आ जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी उसको डिलन मिल जाता है और वो उसको बताता है कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि जोसेफीन है। इधर हम जेक को देखते हैं, जिसे जोसेफीन की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, और होगा भी कैसे। वो बोल ही ऐसी बात रही थी। पियर्स जो उन सबकी आंखों के सामने मरी थी, वो जिंदा कैसे हो सकती है। ये सब सोचकर जैक एक रॉड से जोसेफीन के सर पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं ईवी को, जो डिलन से बात कर रही होती है। तभी डिलन उसको बताता है कि उसने ब्रैकन को बड़ी बेरहमी से मार डाला है, जिस पर ईवी को समझ आ जाता है कि वो जिस एलियन मास्क वाले आदमी से भाग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो डिलन है। जिसके बाद वो डिलन के सर पर बॉटल मारकर वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच ईवी और जैक आपस में मिल जाते हैं, जहाँ ईवी जैक को बताती है कि किलर डिलन है। तभी वहाँ पर वो मास्क मैन आ जाता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी सामने से डिलन गन लेकर आ जाता है, जो जेक और ईवी को मारने ही वाला होता है कि तभी डिलन के पैर पर जोसेफीन गोली मार देती है और ईवी और जेक को वहाँ से भागने के लिए कहती है। यहाँ पर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जैसे जेक वहाँ से भागने लगता है तभी एक और दूसरा मास्क्ड मैन आकर उसको चाकू मार देता है और अब वहाँ पर हो जाते हैं दो किलर। एक था डिलन और दूसरा वो एलियन मास्क वाला आदमी। अगर डिलन किलर है तो वो दूसरा आदमी कौन है? ईवी और जेक ये सब समझ ही नहीं पा रहे होते कि तभी वो मास्क मैन अपना चेहरा दिखाता है और वो दोनों उसको देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पियर्स ही होती है। जिसके बाद वो जेक को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पियर्स पहली जैसी नहीं रही है, वो नॉर्मल से बहुत अलग बिहेव कर रही है। तभी जोसेफीन पियर्स पर गोली चलाती है और डिलन भी जोसेफीन पर गोली चलाता है। यहाँ पर जोसेफीन तो मर जाती है, मगर पियर्स सर पर गोली लगने के बावजूद भी जिंदा होती है। तब पियर्स ईवी को बताती है कि वो अब एक घोस्ट बन चुकी है और इसी के साथ पियर्स ईवी को भी मौत के घाट उतार देती है। मूवी के फाइनल सीन में हम डिलन को देखते हैं, जो शावर ले रहा होता है, जिसके कुछ ही देर बाद हम उसे पियर्स के साथ इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डिलन फॉस्ट की जिस थ्योरी पर काम कर रहा था उसमें उसने सफलता हासिल कर ली थी। उसने पियर्स की आत्मा को डेविल को दुनिया के सभी ऐशो आराम के लिए बेच दिया था, जिसके बदले उसे पियर्स का घोस्ट हमेशा के लिए मिल गया था। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इस काम के लिए उसने पियर्स को ही क्यों चुना? तो इसका जवाब ये है कि पियर्स बाहर से तो सबसे प्यार करती थी, मगर अंदर से वो बहुत टूटी हुई थी। उसे अपनी जिंदगी में जो प्यार चाहिए था वो उसे ना तो उसकी बहन से मिला और ना ही उसके बॉयफ्रेंड से। इसीलिए पियर्स डिलन के बिछाए जाल में बहुत आसानी से फंस गई। इसीलिए डिलन उसका आसानी से इस्तेमाल कर पाया। बाकी इस पर आपकी क्या थ्योरी है, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।